Good morning, students. Once again, I am here before you with a new and last topic of chapter 1. Your today's topic is about the Napoleon Bonaparte. The rise of Napoleon Bonaparte. As you know, Napoleon Bonaparte was the famous personality of the world, especially Europe. In previous topic in previous class you had read about the revolution and the everyday life in France. It means how did changes come in the life of the French people. And in this topic especially you have to read about Napoleon Bonaparte. Dear students, Napoleon Bonaparte was born on 15th August 1769 in Ajaccio, the capital of the French island Corsica. His father was Carlo Bonaparte, and he had taken the defense study in Britain, especially during the Directory rule in France. In 1797, he invaded on Austria and defeated Austria badly. And then he earned a name and fame a lot of in France, and the French people loved him. As you have read in previous topic, the Directory rule, often the directors were clashed each other, and for this time he paved the path of the rise of the French crown, and Napoleon destroyed his enemies, and in 1802 he became the Chancellor of France, the highest post that time, and subsequently he became the Emperor of France in 1804. You can imagine, for the removal of monarchy, the French people started French Revolution, and only after 14 or 15 years, why the French people wanted to be as the emperor or once again monarchy in France. थोड़ा सा इमेजिन करना, आखिर वह कौन सी क्वालिटी थी नेपोलियन बोनापार्ट में कि मोनार्की को ख़त्म करने के लिए कितनी क्रांतियाँ हुई। 1789 में ख़त्म हुआ और उसके जस्ट कुछ ही सालों बाद फ्रांस की जनता नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बनाने के लिए बेताब था। ऐसा क्या था नेपोलियन बोनापार्ट में? नेपोलियन बोनापार्ट इज कॉल्ड द मैन ऑफ डेस्टिनी। वह कहता था कि मनुष्य के भाग्य में कुछ नहीं होता, भाग्य तो खुद बनाना होता है। मनुष्य की हाथों की लकीरों में कुछ नहीं होती, उस लकीरों को बनाना पड़ता है। और स्पेशली वह कहता था कि किसी भी व्यक्ति का जो भाग्य विधाता होता है वह उसकी माँ होती है। तो जब फर्स्ट इन्वेशन इटली के खिलाफ हुआ, इटली को पराजित हुआ इन 1805 में ट्रेफलगर के वॉर में ब्रिटेन को बुरी तरह हराते हराते खुद नेपोलियन हारा। ये उसकी ज़िंदगी का प्रथम हार था। लेकिन उसके बाद जब वह 1804 में फ्रांस का एम्परर बना, उसके बाद तो इसकी जो जीतने की प्रक्रिया थी यूरोपियन कंट्री को, ये लगातार बढ़ता गया। ऑस्ट्रिया को, रसिया को, प्रसिया को, ब्रिटेन को और सब्सिक्वेंटली ये सारे यूरोप को बुरी तरह पराजित किया। और वी कैन से दैट
The period of 1804 to 1815 is especially called the period of Napoleon Bonaparte. The British Prime Minister Pitt had told that now there is no use of the map of Europe because each and everything नेपोलियन हैड द डिस्ट्रॉयड एंड द टर्मोइल, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसलिए अभी यूरोप के जो मैप है उसको मोड़कर डस्टबिन में डाल दो। अभी कुछ पता नहीं चलता कि कौन देश कहाँ है, किसके जी में है। तो उसने यूरोपियन बहुत सारे कंट्रियों को जीत कर वह अपने साम्राज्य में मिलाया। इतना ही नहीं, उन देशों को जीत कर अपने सारे रिलेटिव्स को वहाँ पे इम्परर बनाया, रूलर बनाया और उन देशों पे राज किया। तो नेपोलियन इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप। उसने यूरोप को, फ्रांस को ही नहीं, पूरे यूरोप को मॉडर्नाइज किया था नेपोलियन बोनापार्ट। ही फॉर्म्ड द बैंक ऑफ फ्रांस, जो आज भी बैंक ऑफ फ्रांस, फ्रांस की आज जो मेन जो बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई आप कह सकते हैं, तो वैसे आज भी जो फ्रांस का मेन बैंक है, बैंक ऑफ फ्रांस, यह नेपोलियन बोनापार्ट का ही बनाया हुआ है। और तब उसने नेपोलियन ने धीरे धीरे सारे देशों को जीतते हुए 1813 में लाइपलीज वॉर में, इन लाइपलीज वॉर 1813 to 14, Napoleon Bonaparte defeated first time by the all major countries of Europe like Austria, Russia, Prussia and Britain। ये चारों देशों की कोलेक्टिवली ट्रुप्स, सेना मिलकर पहली बार नेपोलियन को लाइपलीज के वॉर में हराया था और इसे सेंट एल्वा आइलैंड में भेज दिया गया, जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने 100 डेज स्पेंड किए, बिताए और पुनः वहाँ से भागकर पुनः फ्रांस का यह सम्राट बना। बट अनफॉर्चुनेटली इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, वाटरलू आज बेल्जियम में आता है, तो इन बैटल ऑफ वाटरलू में वही कोलेक्टिवली जो ट्रुप्स थे, मेजर कंट्रीज ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रसिया और ब्रिटेन की सेना ने नेपोलियन को बुरी तरह पराजित किया और सेंट हेलेना आइलैंड में अब की बार भेजा, जहां पर 1821 में इसके कैंसर से इसकी मृत्यु हुई। लेकिन इसके पहले नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे वर्क किए। You have to read in class 10 especially about the Napoleon Bonaparte. Here you should know in 1804 Napoleon Bonaparte made a civil code of France, is also known as Napoleonic Code। इसका एक अपना रूल था नेपोलियन बोनापार्ट का, जो 1804 में यह बनाया था। तो नेपोलियन ने अपने काल में, मतलब आप कह सकते हैं कि नेपोलियन का जो काल था वह युद्धों का काल था। इट मीन्स फ्रॉम 1804 टू 1815 इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ नेपोलियन, एज द पीरियड ऑफ बैटल्स। तो इस प्रकार ही वॉज एज द कॉर्पोरल, द हाइएस्ट पोस्ट इन डिफेंस इन फ्रांस, सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल कॉर्पोरल। चूँकि उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी इसलिए वह लिटिल कॉर्पोरल भी कहा जाता था। लेकिन उसका जो मॉरल था, उसका जो विल पावर था, बहुत ही हाई था। जनरली उसके कहे हुए सेंटेंस, देयर इज नथिंग ए वर्ड ऑफ इम्पॉसिबल लाइक इज नथिंग इन माई डिक्शनरी। असंभव जैसा कोई शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं था। वो जो चाहता था वह करता था। तो इस प्रकार नेपोलियन ने एक चीज़ और यू विल रीड इन क्लास 10 दैट देयर इज नथिंग, ओनली रेवोल्यूशन हैपन इन फ्रांस इन 1789 लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 वंस अगेन इन 1830
French Revolution was started, and later in 1848 फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन फ्रांस। ऐसा क्यों था कि कोई भी क्रांति बार बार होती थी और फ्रांस में? इसका एक ही कारण था कि जो फ्रांस की जनता थी वह नेपोलियन बोनापार्ट के डिक्लिनेशन के बाद, पतन के बाद, एक ऐसा ही राजा की खोज या चाहते थे जो नेपोलियन की तरह वीर और नेपोलियन की तरह एक ऐसा एम्परर चाहते थे जो पूरे यूरोप में उसका नाम हो। इसीलिए अक्सर वहाँ बार बार क्रांति हुआ करती थी। इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने युद्धों और अपने कार्यों के द्वारा पूरे फ्रांस को प्रभावित किया, फ्रांस की जनता को प्रभावित किया और 1821 में वह मर गया। तो यह बायोग्राफी था। ही वॉज ऑल्सो मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारिया लुइसा। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया लुइसा के साथ उसकी शादी हुई थी। उसके बाद उसकी कोई विशेष जीवनी का जिक्र नहीं है। तो नेपोलियन एक अहम और उम्दा पर्सनालिटी फ्रांस में और यूरोप में पैदा लिया था, जिसने अपने बलपूर्वक पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। तो अब आइए आपका जो मेन मटेरियल्स है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, टेक ए बुक एंड ओपन पेज नंबर 23। योर टॉपिक इज कंक्लूजन। यहाँ देख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट एक घोड़ा पर और आल्प्स पर्वत को पार करते हुए ऑस्ट्रियन इन्वाइशन के समय का यह फिगर आपके बुक में दिया हुआ है। तो कंक्लूजन, नेपोलियन बोनापार्ट in 1804 crowned himself emperor of France। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। वह कहा करता था कि फ्रांस की जो राज मुकुट है मुझे किसी ने दान में नहीं दिया, मैंने इसने तलवार की नोक से उठाकर अपने सर पे रखा है, वह कहा करता था। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। ही सेट आउट टू कन्क्वेयर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। उसने अपने सारे पड़ोसी देशों को जीत लिया। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज, सारे जो वंश थे, कुल थे, उसको ख़त्म किया, हटाया, रिमूव किया। एंड क्रिएटिंग किंगडम्स, और बहुत सारे राज्य को बनाया, देश को बनाया। वेयर ही प्लस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली, जहाँ अपने संबंधियों को राजा बनाया कई सारे देशों में कहीं अपने मामा को, कहीं फूफा को, कहीं भाई को, ऐसे सब जगह उन देशों को जीत कर वहाँ का राजा बनाया, अपने संबंधियों को, रिलेटिव्स को। नेपोलियन सा हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन का जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है, वह यूरोप के आधुनिकीकरण के लिए स्पेशली याद किया जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज, उसने बहुत सारे कानून लागू किए। सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति रखने के यह पक्ष में था, उसको इसने रखा था कि कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति को रख सकता है। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, आपको मैं बता दूं, you will read in class 10 that in European countries or in one country there were no single currency, no single measurement, no single weight। मतलब एक देश में कई करेंसी थे, कई पैमाना था। कहीं जैसे इंडिया में आप देखते हैं 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो वहाँ पे कहीं 870 ग्राम इक्वल टू 1 kg, 900 ग्राम इक्वल टू 1 kg। तो हर जगह अलग अलग था। मेजरमेंट, कपड़ा मापने का भी पैमाना अलग था, करेंसी भी अलग था। तो इस सब को उसने एक किया, सबको हटाकर एक, मतलब सिंगल मेजरमेंट, सिंगल वेट और सिंगल करेंसी बनाया इसने।
प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम जो देन है यूरोप में, वह नेपोलियन बोनापार्ट का ही दिया हुआ है। इनिशियली शुरू में मैनी शाह, बहुत लोगों ने देखा समझा नेपोलियन एज ए लिबरेटर, नेपोलियन को मुक्तिदाता के रूप में देखा, हु वुड ब्रिंग फ्रीडम, जो आज़ादी को लाने वाला था, आज़ादी लाया था फॉर द पीपल, लोगों के लिए। प्रारंभ में जब उसने दूसरे देशों को जीता और वहाँ अपने लॉज इंट्रोड्यूस्ड किए, सिविल कोड इंट्रोड्यूस्ड किया, तो सारे लोगों ने यही समझा कि ये तो मुक्तिदाता बनकर आया है हमारे लिए, बहुत फ्रीडम थी, आज़ादी थी। बट सुन द नेपोलियनिक आर्मीज, लेकिन जैसे ही नेपोलियन की सेना ने बाकी यूरोपियन कंट्रीज को जितना प्रारंभ किया, केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, और तब नेपोलियन को, सेना को केवल हमलावर समझा जाने लगा। वो जो मुक्तिदाता थी, वो जो थिंकिंग थी, वो बदल गई और हमलावर के रूप में समझा जाने लगा। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और अंत में 1815 में वाटरलू के वॉर में नेपोलियन बोनापार्ट बुरी तरह हारा। एंड मैनी ऑफ हिज मेजर्स, उसके जो इंट्रोड्यूस लॉज थे, उसके जो पैमाना थे, दैट कैरिड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टीज, वह क्रांतिकारी विचारों, स्पेशली आज़ादी, स्वतंत्रता, एंड मॉडर्न लॉज, आधुनिक जो कानून थे, टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, फ्रांस के अलावा जो दूसरे पार्ट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट, उसके जो प्रभाव थे, उसके जो लॉज थे, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु के बाद भी पूरे यूरोप में वह, उसके द्वारा जो प्रचलन में लाए गए थे नए नए नियम और कानून, वह प्रभाव में रहे, लोगों के दिल और दिमाग पर किया गया। हियर इज ए क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज explain the rise of Napoleon Bonaparte. Explain the rise of Napoleon Bonaparte. The ideas of liberty and democratic rights, आज़ादी और लोकतांत्रिक अधिकारों की जो विचार थे, वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वह फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक विरासत थे। जो सबसे बड़ा मैसेज वर्ल्ड को दिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा, वह था लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। मतलब यदि फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होते तो जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की जो ये जो थीम था, वो शायद वर्ल्ड को नहीं मिलती। दिज स्प्रेड ए फैले लाइक लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, फ्रांस से निकलकर यूरोप के दूसरे देशों में नहीं कह सकते, बल्कि दूसरे पूरे वर्ल्ड में यह फैला। नेपोलियन के और नेपोलियन नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी तक, वेयर, जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम यू हैव रीड इन प्रीवियस टॉपिक, फ्यूडल सिस्टम में वेयर एबोलिस्ट ख़त्म किया गया, ये फ्रांस की क्रांति का ही देन था। कोलोनाइज्ड पीपुल्स रिवक्ड द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, और जहाँ जहाँ यूरोपियन कंट्री के जो उपनिवेश थे, उन जगहों पर भी यही आइडिया इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को लागू किया गया। तो आइडिया ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, फ्रॉम बाउंडेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट, और संप्रभुता लाया गया। मोनार्क के हाथ में जो पावर थी वो लोगों के हाथ में लाया गया, और क्रिएटिंग ए नेशन स्टेट, और लोकतांत्रिक देश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर एंड राजा राम मोहन रॉय द मॉडर्नाइजर ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड द मॉडर्न प्लैनेट ऑफ इंडिया, ये दोनों आर द टू एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण हैं ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत रूप से, हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस, वह फ्रांस, क्रांतिकारी फ्रांस के आइडियाज से वे प्रभावित थे दोनों। इतना ही नहीं, नेपोलियन वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, एंड टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय बोथ वे द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। तो इस प्रकार
आपका जो ये आज पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ. आई होप ऑल ऑफ यू will must have completed the question given by me, and you must have completed the note copy. और इसी आशा के साथ नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट होगा. आज यहीं तक. आपके जो नोट्स या कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऐसे तो यूँ ही एक छोटा सा टॉपिक था, तो जो क्वेश्चन होंगे आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.